नमस्कार। सीएस लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। 1 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने अपने वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया, जिसे सामान्य भाषा में बजट कहा जाता है। इस सत्र में हम किन किन मदों पे सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है, बजट की साइज क्या है, सर्वाधिक किस मंत्रालय को दिया गया है, सर्वाधिक किस मंत्रालय में बढ़ोतरी की गई है, किस प्रोग्राम पे पैसा सर्वाधिक खर्च कर रही है सरकार, इन सब बातों को डिटेल में जानेंगे। आइए देखते हैं एक्सपेंडिचर सरकार की क्या है। वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने जो एक्सपेंडिचर का लक्ष्य रखा है 45,03,97 करोड़ रुपया। कितना? 45,03,97 करोड़ इन 2023-24। अर्थात अगर अब कहा जाए कि बजट की साइज क्या है इस बार, तो बजट की साइज हमारी है 45,03,97 करोड़ रुपीस। यह गत वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है, इसके बारे में सरकार ने बजट में बताया है कि यह जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है सत्र 2022-23 का, उससे 7.5% अधिक है। रिवाइज्ड एस्टीमेट से 7.5% अधिक है इस साल का खर्चा। रिवाइज्ड एस्टीमेट हुआ तो रिवाइज्ड एस्टीमेट या तो पिछली बार जो बजट में प्रस्तुत किया होगा उससे कम हुआ होगा या अधिक हुआ होगा। इस बार सरकार ने रिवाइज्ड एस्टीमेट के बारे में कह रही है सरकार कि जो बजट एस्टीमेट किया गया था, क्या किया गया था, जो बजट में एस्टीमेट किया गया था 2022-23 के लिए कि कितना खर्चा होगा, उसमें 6.1% की वृद्धि होगी। तीन चीज आई है इसमें। बजट की साइज क्या है, तो 45.3। पिछले साल से कितना अधिक खर्च हो रहा है, तो रिवाइज्ड एस्टीमेट का 7.5%। रिवाइज्ड एस्टीमेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो 6.1% की वृद्धि हुई थी। ये है इस साल का एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट, बात रिसिप्ट की जब आती है तो सरकार ने इस साल कितने पैसे खर्च करने की मंशा जो बनाई है, ये हमारा रिसिप्ट होता है। सॉरी, वो एक्सपेंडिचर होता है। रिसिप्ट होता है जो एक्सपेंडिचर करेंगे उसका मैनेजमेंट कहाँ से करेंगे, तो उसके मैनेजमेंट को हम रिसिप्ट कहते हैं। हिंदी में उसको प्राप्तियां बोला जाता है। तो 2022-23 में जो रिसिप्ट है भारत सरकार का, वो है 27,16,281। कितना है? 27,16,281 करोड़ रुपीज है। इसमें किसमें? 27,16,281 में जो सरकार उधार लेकर के करेगी मैनेजमेंट, वह शामिल नहीं है। दो चीज हुआ कि क्या चीज शामिल नहीं है, वो शामिल नहीं है जो उधारी है। अदर देन बोरोविंग 27,16,281 में क्या शामिल नहीं है? बोरोविंग शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अदर देन बोरोविंग, बोरोविंग को छोड़ करके है ये पिछले साल जो बजट थी उससे कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है भारत सरकार का 2022-23 के बजट का, उससे यह प्राप्तियां 11.7% अधिक है। कितना अधिक है? 11.7%। किससे? रिवाइज्ड एस्टीमेट से। तो जो एस्टीमेट रिवाइज्ड हुआ प्राप्तियों का, वह क्या है,
तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वह 6.5% हाइयर है। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए पिछली साल जब बजट प्रस्तुत हुई थी तो कहा गया था कि हमें 100 रुपया प्राप्त होगा। अब जब बजट प्रस्तुत हुई है तो कहा कि नहीं, जो हमने कहा था पिछली साल 100 रुपया प्राप्त होगा वह 106.5 रुपया हमको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि एक्सपेंडिचर कहाँ से मिलेगा और वो रिसिप्ट हमको कहाँ 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 करेंगे एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट कहाँ मिलेगा किस। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो सरकार ने गत वर्ष से अर्थात 2022-23 के रिवाइज्ड एस्टीमेट से, किससे, रिवाइज्ड एस्टीमेट से 1.2% अधिक खर्च करेगी। किस पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात किया जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार गत वर्ष से 37.4% अधिक खर्च करेगी। अर्थात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर साइज पूछ लिया जाए कि कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा रुपीस करोड़ में, तो 35,02,136 करोड़। कितना, 35,02,136 करोड़ रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,09,61 करोड़ रुपीस है। इसी प्रकार से जो कैपिटल आउटले है वह कितना रखा गया है। कैपिटल आउटले की जो व्यवस्था की गई है बजट में 8,37,127 करोड़ रुपीस की गई है, जो गत वर्ष से 35% अधिक है। लोन एंड एडवांस से को पेमेंट करने में जो पैसा खर्च होगा वह इस बार होगा 1,63,834 करोड़ रुपया, जो कि पिछले साल से 51.6% अधिक है। पिछले साल था 1,08,070, इस साल है 1,63,834 करोड़ रुपीस। इस प्रकार टोटल एक्सपेंडिचर बजट की जो साइज थी वही है। बजट की साइज क्या थी, 45,03,097, जो कि कितने परसेंट अधिक थी रिवाइज एस्टिमेट की, 7.5%, जो हम थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो गत वर्ष जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 23,48,413 करोड़ रुपया था। इस वर्ष होगा 26,32,281 करोड़ रुपया। अर्थात गत वर्ष से इस वर्ष जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, 12.1% अधिक है। इसी प्रकार से जो कैपिटल रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट जो गत वर्ष थी 83,500 करोड़ रुपीस थी, इस बार 84,000 है। अर्थात 500 करोड़ रुपीस कैपिटल रिसिप्ट्स में बढ़ा दिया गया है, जो कि बहुत ही माइनर बढ़ोतरी हुई है। 0.6% की 0.6% की बढ़ोतरी हुई है किसमें, कैपिटल रिसिप्ट्स में। इसी तरह से जो रिकवरी ऑफ लोन, जो भारत सरकार ने लोन दिया है उससे कितना पैसा प्राप्त होगा, तो वो जो पैसा प्राप्त हो रहा है 23,000 करोड़ रुपीस प्राप्त हो रहा है। गत वर्ष प्राप्त होने का जो अनुमान है, रिवाइज्ड एस्टिमेट है 23,500। अर्थात इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी कितने परसेंट की हो रही है, -2.1% की कमी। किसमें, रिकवरी ऑफ लोन्स में। इस प्रकार से टोटल रिसिप्ट जो सरकार का टोटल प्राप्ति होगी, इसमें बोरोविंग एक्सक्लूड है, बोरोविंग जुड़ा हुआ नहीं है। 24,31,913 के सापेक्ष इस वर्ष 27,16,281 करोड़ रुपीस प्राप्त होगा। अर्थात 11.7% गत वर्ष से अधिक इस वर्ष टोटल प्राप्तियां होंगी। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं
कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में डेफिसिट कितना है, तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है जीडीपी की इस बार रहने की संभावना जो व्यक्त की गई है 29.3% निगेटिव में रहने की संभावना व्यक्त की गई है। निगेटिव मतलब इतनी कमी होने की संभावना है किससे, गत वर्ष से, जो कि जीडीपी का 2.9% है। जीडीपी का क्या परसेंट है, 2.9% है। इसी प्रकार से जो फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी की 5.9% रहने की संभावना है। गत वर्ष जो फिस्कल डेफिसिट थी 6.4% रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि बजट के समय 6.4 ही बताया गया था, अर्थात फिस्कल डेफिसिट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर बात करा जाए कि गत वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक या कम रहेगी, तो इस बार फिस्कल डेफिसिट भी 1.8% गत वर्ष से अधिक रहेगी। इसी प्रकार से प्राइमरी डेफिसिट की बात अगर करें हम, तो प्राइमरी डेफिसिट इस वर्ष जीडीपी का 2.3% रहने की संभावना है, जबकि गत वर्ष यह 3% थी। इसी प्रकार से गत वर्ष से इस वर्ष कितने प्रतिशत कमी और वृद्धि अगर पूछा जाए तो एक्चुअल 13.2% कमी होने की संभावना है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ फिस्कल डेफिसिट अधिक हो रही है गत वर्ष से, और दोनों डेफिसिट क्या हैं, गत वर्ष से कम है। नेक्स्ट, अब प्राप्तियों को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि प्राप्तियां किस किस मद से कहां से हो रही हैं। तो जो ग्रास टैक्स रेवेन्यू है, इस वर्ष जो टैक्स से पैसा सरकार को प्राप्त होने वाला है वह है 33,60,858 करोड़ रुपीस, जो कि गत वर्ष कितना था, 30,43,067 करोड़ रुपीस था। अर्थात इस वर्ष गत वर्ष से 3,60,000 समथिंग जो है अतिरिक्त प्राप्त होने की संभावना है। गत वर्ष से 10.4% अधिक ग्रास टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होगा। अब ग्रास टैक्स रेवेन्यू में भी डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कारपोरेशन टैक्स है, तो इनसे किनका कितना प्राप्त होगा, तो इसका जो कैलकुलेशन सरकार ने प्रस्तुत किया है, तो कारपोरेशन टैक्स आपका 9,22,657, कितना, 9,22,657 करोड़ रुपीस प्राप्त होगा, जबकि इनकम टैक्स प्राप्त होगा 9,575 करोड़ रुपीस। इसी प्रकार से जीएसटी से जो टैक्स प्राप्त होगा 9,56,600। ध्यान दीजिए, यही एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक कर राजस्व प्राप्त होता है। आपके सामने ऑप्शन जो आता है, कारपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इस टाइप के ऑप्शन आते हैं। तो देखिए सर्वाधिक किस पे है प्राप्ति, 9,56,600 करोड़ रुपया जीएसटी से प्राप्त हो रही है, जो कि सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे कारपोरेशन टैक्स से प्राप्त हो रही है 9,22,675 करोड़ रुपीस। तीसरे नंबर पे है आपका 9,575 करोड़ रुपया इनकम टैक्स से प्राप्त हो रही है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से भी जो हमें टैक्स मिलता है 3,39,000 करोड़ रुपया हमको यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से प्राप्त होगी। सर्विस टैक्स से 500 करोड़ रुपीस प्राप्त होने की अनुमान बजट में लगाया गया है।
इस प्रकार से जो सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू है, सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या, जो टैक्स रेवेन्यू होता है जो प्राप्त होता है उसमें राज्यों को कुछ कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो जो राज्यों को हिस्सा दे देंगे तो राज्यों का हिस्सा देने के बाद जो हिस्सा बचेगा उस हिस्से को क्या बोलेंगे, सेंट्रल का नेट टैक्स रेवेन्यू। तो राज्यों का हिस्सा देने के बाद जो सेंटर के पास बचेगा वो बचेगा 23,30,631 करोड़ रुपया, जो कि गत वर्ष से 11.7% अधिक है। डिवेल्युएशन टू स्टेट के मध्य में इस साल 10,21,448 करोड़ रुपया प्राप्त होगी। डिवेल्युएशन टू स्टेट्स में 10,21,448 करोड़ रुपीस इस वर्ष प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गई है, जो कि गत वर्ष से 7.7% अधिक है। इस तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर बात किया जाए, टैक्स के इतर जो प्राप्त होने वाली है भारत सरकार को इस बार, तो 3,01,650 करोड़ रुपया नॉन टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होगा, जो गत वर्ष से 15.2% अधिक है। अब इस नॉन टैक्स रेवेन्यू में दो मद है मुख्य रूप से, इंटरेस्ट रिसीप्ट, डिविडेंड और अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, इन दोनों के सिवा। तो इन पे कितना कितना, तो इंटरेस्ट जो हमें इस साल प्राप्त होने वाला है, इंटरेस्ट से जो पैसा प्राप्त होगा वो होगा 24,820 करोड़ रुपया, जो कि गत वर्ष से 0.7% अधिक होगा। इसी प्रकार से डिविडेंड से जो इस बार सरकार को पैसा प्राप्त होने वाला है 91,000 करोड़ रुपीस प्राप्त होगा, जो कि गत वर्ष से 8.40% अधिक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं उसमें 1,81,382 करोड़ रुपया सरकार को प्राप्त होगा, जो गत वर्ष से 22.3% अधिक है। अर्थात जब इन्हों तीनों का एवरेज करेंगे तो 15.2% अधिक टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू गत वर्ष से प्राप्त हो रहा है। कैपिटल रिसिप्ट की बात करें अगर हम, तो इस वर्ष कैपिटल रिसिप्ट में सरकार को 84,000 करोड़ रुपीस प्राप्त होंगे, जो गत वर्ष से 0.6% अधिक है। अब ये कैपिटल रिसिप्ट्स भी ये जो प्राप्त हो रहे हैं ये विदाउट बोरोइंग है, इसमें बोरोइंग शामिल नहीं है, मतलब सरकार की उधारियां इसमें शामिल नहीं है। अगर सरकार की उधारियों को शामिल कर लें तो यह अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस कैपिटल रिसिप्ट में कहां से सरकार पैसा इकट्ठा करेगी, तो पहला आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में जो पैसा सरकार खर्च करेगी वो है, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा सरकार के पास आएगा वो 51,000 करोड़ रुपीस प्राप्त होने की संभावना है। पिछली साल 50,000 करोड़ रुपीस का अनुमान लगाया गया है, जबकि इस साल कितना लगाया गया है, 51,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ बढ़ रहा है, 1,000 करोड़ मतलब 2% अधिक गत वर्ष से इस वर्ष प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसी प्रकार से रिसिप्ट्स विदाउट बोरोइंग, रिसिप्ट्स विदाउट बोरोइंग मतलब जो सेंट्रल का नेट रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है और कैपिटल रेवेन्यू है, तीनों के बारे में अगर पूछे कि तीनों है तो तीनों को जोड़ देंगे, अर्थात 23,30,631। दूसरे नंबर पे 3,01,650 और ये 84,000 करोड़, तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा टोटल रिसिप्ट विदाउट बोरोइंग, ये हो जाएगा 27,16,281 रुपया, जो गत वर्ष की प्राप्ति 24,31,913 से 11.7% अधिक है। बोरोइंग जो की बात करा जाए तो टोटल बोरोइंग जो सरकार की होगी 17,86,816 करोड़ रुपीस।
टोटल बोरोइंग, सरकार उधार कितना लेगी इस साल? तो इस साल उधार लेगी सरकार 17,86,816 करोड़ रुपीस, जो कि गत वर्ष से 1.8% अधिक उधार इस बार सरकार लेगी। टोटल रिसिप्ट्स बोरोइंग जोड़ करके 45,03,097 करोड़ रुपीस का बजट है, जो कि गत वर्ष से 7.50% अधिक है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस मद में कमी हुई है, जो रेवेन्यू सरकार का प्राप्त हो रहा है, तो किस मद में कमी हुई है? तो एकमात्र मद में कमी हुई है, वो है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स को छोड़ करके सारे प्रकार के टैक्सों में गत वर्ष से वृद्धि हो रही है। सर्विस टैक्स में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो सर्विस टैक्स में जो हमारी कमी हुई है 50% की कमी हुई है। इस मतलब कि इस साल सरकार सर्विस टैक्स कम से कम वसूल करेगी। अब डेफिसिट एक बार हमने पहले देखा, एक बार और देख लेते हैं कि डेफिसिट में क्या स्थिति है। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है 2023-24 की सरकार की, ये टारगेट की गई है 2.9% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कितने प्रतिशत घाटा होने वाला है रेवेन्यू डेफिसिट? तो 2.9%, जो कि गत वर्ष के रिवाइज्ड एस्टिमेट से 4.1% कम है। क्या है? 4.1% कम है। इसी प्रकार फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करा जाए तो 2023-24 में 5.9% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट रहने की अनुमान व्यक्त किया गया है, जो कि गत वर्ष से 6.4% लोअर है। डेफिसिट को एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता परीक्षाओं में है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिस्कल डेफिसिट कितना रहने की संभावना व्यक्त की गई है? इस बार जो फिस्कल डेफिसिट है हमारी 5.9%, रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% और प्राइमरी डेफिसिट 2.3%। गत वर्ष का जो रिवाइज एस्टिमेट है इसको भी याद कर लीजिएगा ध्यान दे करके। 6.4 फिस्कल, रेवेन्यू 4.1 और प्राइमरी डेफिसिट 3%। लेकिन बजट में अगर पूछ दे कि बजट में क्या किया गया था 22-23 के, तो 6.7 था फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट 4.4 था और जबकि प्राइमरी डेफिसिट 3.3 था। तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट जो आया हमारा, तो इसमें फिस्कल डेफिसिट में भी कमी की गई है, रेवेन्यू डेफिसिट में भी कमी की गई है और प्राइमरी डेफिसिट में भी कमी की गई है। तो इन टर्मों को ध्यान में आप रखिएगा। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का मतलब यह है कि सरकार ने जितना उधार लिया उसमें से कितना चुका दिया है और कितना बचा है। तो जो पार्ट बचा रहेगा उसी को क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज बोलते हैं। अर्थात मान लीजिए हमने 2020 में 100 रुपया उधार लिया, हमने वहां 50 रुपया चुका दिया। 2021 में हमने फिर 100 रुपया उधार लिया, 100 रुपया चुका दिया। तो 2021 में हमारी लायबिलिटीज कितनी बची? 50 रुपये लायबिलिटीज बची। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज जो हमारी बची 50, क्योंकि हमने भी 50 चुकाया नहीं है। इसी प्रकार 2022 में अगर हमने फिर 100 रुपये उधार लिया और उसमें 80 रुपये चुका दिया, तो 20 रुपये ये और 50 रुपये हो, हमारी लायबिलिटीज कितनी बच गई? 70 रुपये की लायबिलिटीज बच गई। अर्थात जो हम उधार लिए हैं और चुका नहीं पाए हैं उसी को क्या कहा जाएगा? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कहा जाएगा। तो इसमें अगर बात किया जाए तो सरकार ने बताया है कि जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है ये 2012-13 से 2018-19 तक के डेटा को अगर एग्रीगेट करके मूल्यांकन किया जाए तो इसमें कमी आई है। 2012-13 में जो लायबिलिटीज थी 51% थी, जबकि 2018-19 में जो लायबिलिटीज है घट करके 48% हो गई। अर्थात 3% की कमी हुई 2012 से लेकर के 2018 के मध्य। लेकिन 2019 की अगर बात किया जाए तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्रीज हुई। मतलब कि 2020-21 में यह लायबिलिटीज बढ़ करके कितना हो गई? 61% हो गई। ध्यान दीजिए
2012-13 में 51% थी, 2018-19 तक 48% थी, और 2020-21 तक कितनी हो गई? 61%। मतलब कि सरकार ने ऋण तो अधिक लिया लेकिन चुकाया कम। फिर 2020-21 से 2021-22 तक इसमें फिर कमी हुई और यह आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज घट करके कितने परसेंट हो गई? 57%, 57% हो गई। और इस वर्ष 23-24 में सरकार ने कहा है ऋण अधिक लिया ही है पिछली साल से इस बार सरकार ने, तो जब ऋण अधिक लिया है तो चुकता करेगी, लेकिन कह रही है कि ये जो प्रतिशत है ये बढ़ेगा नहीं और ना ही घटेगा। मतलब 57% ऋण अभी हमारे पे चुकता करने के लिए शेष रहेगा ही। जो इंटरेस्ट पेमेंट है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, ये 36% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है इस साल 2011-12 में, और 42% 2020-21 में। अर्थात 36 था कितने में? 2011-12 में, और 42% था 2021-22 में। एज पर बजट एस्टिमेट द फिगर इज एक्सपेक्टेड टू मार्जिनली रिड्यूस। मतलब इस साल 23-24 का जो बजट है इसमें कहा गया है ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कितना हो जाएगा? 41% हो जाएगा। मतलब बहुत ही कम जो है इसमें कमी हो रही है। अब हम देखते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों को कितने कितने धन आवंटित किए गए हैं वर्ष 2023-24 में। तो सर्वाधिक जो धन आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय को, दूसरे नंबर पे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तीसरे नंबर पे रेलवे को, चौथे नंबर पे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को, पांचवें नंबर पे होम एंड अफेयर्स मिनिस्ट्री को, छठे नंबर पे केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को, और सातवें नंबर पे रूरल डेवलपमेंट को, आठवें नंबर पे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को, और कम्युनिकेशन को अगले नंबर पे, अगले नेक्स्ट एजुकेशन को। एजुकेशन काफी नीचे आ रहा है जबकि होना चाहिए ऊपर। सरकार को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय को, उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय के बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बाद हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को, इसके बाद अदर मिनिस्ट्री जो बच गई उन पे टोटल एक्सपेंडिचर हमारा जब पीछे हम पढ़ रहे थे तो देखिए दोनों बराबर है। अर्थात वहां भी टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया था? 45,03,097 करोड़ रुपीस। यहाँ भी 45,03,097 करोड़ रुपीस टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है, आप इसको देख लीजिएगा। ये जो लिस्ट यहाँ लगी हुई है बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अर्थात सबसे अधिक जिस मंत्रालय को खर्च किया उसको पहले नंबर पे रखा गया है, दूसरे नंबर पे दूसरे वाले को, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस प्रकार से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में फिक्स किया गया। यहाँ क्वेश्चन जो बनेगा इस साल, प्रबल संभावना है ये पूछे कि सर्वाधिक किस मंत्रालय के आवंटन में वृद्धि हुई है। तो जब आवंटन में वृद्धि की बात करी जाएगी तो सर्वाधिक वृद्धि रेलवे मिनिस्ट्री के आवंटन में हुई है। क्यों? क्योंकि पिछली साल 2022-23 में रिवाइज्ड एस्टिमेट के अनुसार 1,62,312 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि इस साल 2,41,268 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं, जो गत वर्ष से 48.6% अधिक है। दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक आवंटन किया गया है उस वृद्धि हुई है जिसमें वो है आपका जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय, जिसपे कि 31.4%, कितना? 31.4% अधिक आवंटन किया गया है गत वर्ष से। इसके बाद जो नेक्स्ट वृद्धि है, सर्वाधिक है वृद्धि, वो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट, परिवहन और रोड वाले मंत्रालय को 24.6% अधिक आवंटित किया गया है गत वर्ष से। ये भी आपका ये जो परसेंटेज चेंज है ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से कि सर्वाधिक कमी किसमें की गई है।
किस मिनिस्ट्री में सर्वाधिक कमी की गई है? तो जो सर्वाधिक कमी वाले मिनिस्ट्री हैं सिर्फ 3 ही मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट में है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 30.6% की कमी की गई है। उसके बाद केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में 31.6%, रूरल डेवलपमेंट में 12.3% की कमी की गई है। 3 बड़े विभाग हैं जिनमें कमी की गई है, ध्यान दीजिएगा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और रूरल डेवलपमेंट। इन 3 विभागों में कमी की गई है। अब रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ से है? अक्सर परीक्षाओं में एक सीक्वेंस लगाने के लिए प्रश्न यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में या निम्नलिखित को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करिए। तो इस ऑर्डर को याद कर लीजिए। परसेंटेज पूछेगा तो, रुपये में पूछेगा तो दोनों का आंसर सेम होगा। जैसे रुपया आता कहाँ से है? तो सर्वाधिक रुपया जो आता है ऋण एवं अन्य देयताएं से आता है। कितने? 1 रुपए में 34 पैसे कहाँ से आता है? जो भारत सरकार ऋण दी होती है या जो उधार लोगों को दी होती है उससे जो वसूली होती है उससे सर्वाधिक पैसा आता है। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक पैसा जीएसटी और अन्य कर से आता है। जीएसटी और अन्य कर से आता है 17% पैसा। किससे आता है? जीएसटी से आता है। तीसरे नंबर पे आयकर से आता है और तीसरे नंबर पे निगम कर से आता है और चौथे नंबर से पे आयकर से आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक क्रम में परिवर्तन है। ये है आपका चौथे नंबर पे और ये है आपका तीसरे नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 क्रम है। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए रुपया कहाँ जाता है, किस किस मद पे खर्च की जाती है, तो इसके लिए जो सर्वाधिक ब्याज भुगतान पे रुपया हम खर्च करते हैं। कितना रुपया खर्च करते हैं? 20 पैसे हम खर्च करते हैं, अर्थात 20% हम पैसा खर्च करते हैं। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय योजनाओं में 17%, वित्त आयोग का अंतरण जो राज्यों को अंतरण होता है उसमें 9%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 9%, रक्षा मंत्रालय पे 8%, अन्य व्यय 8%, सब्सिडी में 7% और पेंशन पे 4% सरकार प्रति वर्ष खर्च करती है। जो कि ये रुपया आता कहाँ से और रुपया कहाँ जाता कहाँ से है, ये किस वर्ष का अनुमान है? 2023-24 के लिए। किस साल के लिए? 2023-24 के लिए ये अनुमान है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्रम क्या है, क्रम को सही से देख लीजिएगा क्योंकि क्रम से ही प्रश्न बनते हैं। ये किस साल के लिए हैं? 2023-24 में ये परिस्थितियां है। नेक्स्ट, स्कीम वाइज एलोकेशन। स्कीम वाइज एलोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न इससे भी बनते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना पे इस वर्ष 79,590 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जो कि गत वर्ष से 3.2% अधिक है। जल जीवन मिशन या नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन पे 70,000 करोड़ रुपया, पीएम किसान पे 60,000 करोड़, मनरेगा पे 60,000 करोड़, नेशनल एजुकेशन मिशन पे 38,953 करोड़, इसी तरह से नेशनल हेल्थ मिशन पे 36,785 करोड़, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पे 23,000 करोड़, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण अभियान पे 20,554 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़, अमृत एंड स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 16,000 करोड़, नेशनल लाइवलीहुड मिशन आजीविका के लिए 14,129 करोड़, गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट टू एमएसएमई के लिए 14,100 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 13,625 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़
और रिफॉर्म लिंक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए 12,072 करोड़ और एग्रीकल्चर ऋण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बजट में प्रावधान किया गया है। सर्वाधिक वृद्धि किस पे हुई है? तो रिफॉर्म लिंक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए सर्वाधिक वृद्धि 101% की वृद्धि की गई है, जबकि दूसरे नंबर पे जो वृद्धि हुई है स्वच्छ भारत मिशन पे 74.2% बजट की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट नंबर पे जो की गई है गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन एमएसएमई के लिए 34.3% की वृद्धि की गई है। सर्वाधिक कमी किस मंत्रालय में की गई है? तो जो मंत्रालय में की गई है सर्वाधिक किस स्कीम पे की गई है? तो मनरेगा स्कीम पे सर्वाधिक कमी की गई है, 32.90% की कमी की गई है। इसको आप देख लीजिएगा किस पे कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, किस में कितने प्रतिशत कमी हुई, एक क्वेश्चन यहां से आता है। नेक्स्ट, सब्सिडीज में कहा गवर्नमेंट सब्सिडीज किस किस योजनाओं पे देती है? तो जो फूड सब्सिडी है, कौन सी सब्सिडी? फूड सब्सिडी पे पहले देती थी, मतलब पिछले साल 2022-23 में जो बजट रिवाइज एस्टिमेट है 2,87,194 करोड़ रुपीस के सापेक्ष 1,97,350 करोड़ रुपीस खर्च की जाएंगे, अर्थात इस वर्ष कम खर्च किए जाएंगे। तो कितना कमी की गई है? 31.3% की। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो कि खाद पे सब्सिडी प्रदान की जाती थी, तो पिछले साल 2,25,220 करोड़ रुपीस सब्सिडीज के रूप में प्रदान की जाएगी, जबकि नेक्स्ट ईयर 2022-23 में 1,75,100 करोड़ रुपीस फर्टिलाइजर सब्सिडीज के रूप में दी जाएगी, जो कि गत वर्ष अर्थात जो वर्तमान में ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, इसके सापेक्ष 22.3% की कमी की जाएगी। पेट्रोलियम सब्सिडीज में भी कमी की जाएगी। पेट्रोलियम सब्सिडीज में सर्वाधिक कमी हो रही है। देखिए पिछली साल अर्थात वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में 9,171 करोड़ रुपीस सब्सिडीज के रूप में दिया जाएगा, जबकि अगले वर्ष बजट 2023-24 में 2,257 करोड़ रुपीस दिया जाएगा, अर्थात 75.4% कमी की गई किसमें? पेट्रोलियम सब्सिडीज में। अदर सब्सिडीज की बात करी जाए तो अदर सब्सिडीज में भी 29% की कुल कमी की गई है। इस प्रकार से कुल सब्सिडी कितना दे रही है सरकार? तो 4,03,084 करोड़ रुपीस का कुल सब्सिडीज इस साल सरकार देगी, जबकि गत वर्ष 5,62,080 करोड़ रुपीस की सब्सिडीज सरकार ने इस वर्ष देने का फैसला किया है। जबकि 28 जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट 22-23 से बजट एस्टिमेट 23-24 में कुल सब्सिडीज 28.3% की कमी की जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि पहले ही पढ़ लिया गया है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्या स्थिति होने वाली है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो टोटल टैक्स कलेक्शन है एस्टिमेट किया गया है वो 15,29,200 करोड़ रुपीस है। इसमें जो जीएसटी से कलेक्शन प्राप्त होगा 9,56,600 करोड़ रुपीस प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। अब जो जीएसटी का कलेक्शन है इसमें कितना कितना कलेक्शन किससे किससे प्राप्त होगा? तो 85% कलेक्शन, ये जीएसटी के कलेक्शन में 85% कलेक्शन सेंट्रल एसजीएसटी से प्राप्त हो गए। 85% मतलब 8,11,600 करोड़ रुपीस एसजीएसटी से सीजीएसटी से प्राप्त होगा, जबकि 15% कंपनसेशन सेस के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात 8,11,600 प्लस 1,45,000 करोड़ को जोड़ेंगे तो 9,56,600 करोड़ रुपीस जीएसटी से प्राप्त होना इस बार अनुमान लगाया गया है। कारपोरेशन टैक्स की अगर बात करी जाए तो कारपोरेशन टैक्स में इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा 10.5% की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो बजट एस्टिमेट की अगर बात किया जाए तो पिछले साल जो बजट एस्टिमेट में कारपोरेशन टैक्स मिलने की बात हुई थी तो 7,20,000 करोड़ रुपीस बताया गया था कि 22-23 में मिलेगा, जबकि इस वर्ष जो कारपोरेशन टैक्स मिलेगा तो इसका 10.5%
अधिक मिलेगा। इनकम टैक्स में भी 10.5% की वृद्धि होगी, जो कि गत वर्ष के एक्सपेक्टेड 16.4% हायर एस्टिमेट 22-23 में किया गया था। इनकम टैक्स का एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकम टैक्स में जो वृद्धि होगी 10.5% अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा गत वर्ष की अपेक्षा। इनकम टैक्स जो बजट में एस्टिमेट किया गया था 22-23 में, इसमें भी जो बजट एस्टिमेट है इसमें भी परिवर्तन किया गया है और इसमें 16.4% अतिरिक्त इनकम टैक्स रेवेन्यू के रूप में प्राप्त होगा। नॉन टैक्स रिसिप्ट की अगर बात करी जाए, नॉन टैक्स रिसिप्ट में जो टोटल टैक्स है, सेंट्रल का डिविडेंड के रूप में, लाइसेंस फीस के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, चार्जेस ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज के रूप में जो डिविडेंड रिसिप्ट प्राप्त होंगे वो लोअर होंगे, कम होंगे पिछले साल की अपेक्षा। अर्थात 2023-24 में नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा 15% ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 22-23। डिसइन्वेस्टमेंट की अगर बात करी जाए तो डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार ने इस साल जो टारगेट किया है 51,000 करोड़ रुपीस का टारगेट किया है, जो कि गत वर्ष के 50,000 करोड़ रुपीस से मात्र 2% अधिक है। जो 22-23 का रिसिप्ट है किससे, डिसइन्वेस्टमेंट से, वो 32% उसमें कमी होने की संभावना इस बार बजट में व्यक्त की गई है। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बजट पार्ट 2, ये पार्ट 1 था, इसके बाद बजट पार्ट 2 हम लेकर आ रहे हैं जिसमें सप्तऋषि पे जो चर्चा हुई है उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तथा बजट से संबंधित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उस पार्ट से, थियोरेटिकल पार्ट से, उसको भी हम देखेंगे।